हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी तो उसमें मैंने कलाओं का विकास पढ़ाया था। तो इसके अंतर्गत बताया था मैंने आप लोग को कि इस युग में जो कलाओं का क्षेत्र है, जो उसकी उपलब्धि हैं कलाओं की, वो बहुत ही महान थी। और ताओवाद से प्रेरणा लेके इन्होंने श्रेष्ठ काव्य की रचना भी की थी। काव्य जो है वो अस्तित्व में आई थी और इसकी जो है कल्पना को, उच्च कल्पना को पंख मिले हुए थे। फिर इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि रेशम पर अंकित बहुत सारे प्राचीनतम उदाहरण इस युग में प्राप्त हुए। किस युग में? चाउ पीरियड में प्राप्त हुए हैं। इस समय जो है वो गतिविधियों का क्षेत्र था। और ये जो है, ये जो रेशम के चित्र मिलते हैं वो आजकल जो है होनान प्रांत में मिलते हैं, या फिर उसको होनान प्रांत कहा जाता है जहाँ पे रेशम के चित्र मिलते हैं। और जो इस टाइम की चीन की दीवार बताई थी कि प्राचीनतम भाग जो है वो इस युग में 353 ईसा पूर्व टाइम पीरियड बताया था, वो जो है सेंसी के दोनों ओर तक बनाई गई थी। और इसके अलावा जो मैंने आप लोग को बताया था, तो इस युग में जो है कांस्य के उपकरण प्राप्त हुए हैं और इसमें सूक्ष्म अलंकरण भी मिला हुआ है। जो छोटे छोटे चित्र, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं, अलंकरण किए गए हैं। एक जगह के उत्खनन में यहाँ पे 19 रथ निकले हुए हैं, जिन पर जो है एक अन्य मकबरे में स्वर्ण व रजत जटिल कांस्य का उपकरण प्राप्त हुआ है और जेड तथा बहुमूल्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। तो ऐसे ही एक पात्र बताया था जिसपे भवन बना हुआ था। इसके अलावा जो है यहाँ पे 600 मकबरे के उत्खनन में जो है 10,000 वस्तुएं उपलब्ध हुई थी, जो जिनका ठीक ठीक अध्ययन नहीं हो पाया था, क्योंकि वो जो है काफ़ी टाइम तक ज़मीन में और पानी में थी, या ज़मीन में दबी हुई थी, तो इसलिए उनका ठीक ठीक अध्ययन नहीं हो पाया था। और पात्रों में जो वो गड्ढा करके ये लोग स्वर्ण और रजत भरते थे उत्कीर्ण करके, जो मैंने जूम मीटिंग में आप लोग को बता दिया था ये सारी चीज़ें। और इनके जो पात्र बनते थे उन पे दैत्य को अलग से लगाते थे, और जो ढक्कन बनते थे उनमें पक्षी और अन्य जीव बनाते थे, जो बहुत यथार्थवादी लगते थे, बहुत रियलिस्टिक लगते थे। तो ऐसे यहाँ पे पात्र बनाए गए थे। तो इसके अलावा कलाओं के विकास में मैंने आप लोग को बताया था कि ज्यामितीय अलंकरण भी इस टाइम पे बहुत हुआ है, जिसमें वक्र रेखाओं का अलंकरण बताया था कि जो वक्र रेखाओं से अलंकरण किया गया है उसका सर्वप्रथम या फिर आकर्षक उदाहरण जो माना जाता है वो स्वर्ण खचित गेंडा बताया था। मतलब स्वर्ण खचित, उसमें जो है रेखांकन करके उसमें स्वर्ण भरा गया है और उससे क्या बनाया गया है? गेंडा बनाया गया है। और वाहनों तथा फर्नीचर पर भी खचित चित्रकारी की गई है और बड़े बड़े ड्रैगन और पशु आकृतियां भी यहाँ पे मिलती हैं। इस टाइम पे जो चित्रण हुआ है, अलंकरण हुआ है, वो तोड़ मोड़ कर पर्याप्त उलझाया गया है। तो इसका भी एग्जाम्पल मैंने आप लोग को एक शांकालीन वीडियो में आप लोग को एक पात्र दिखाया था जिसमें ऐसा चित्रण हुआ था। इस प्रकार मैंने इस टाइम पे एक शैली के बारे में भी बताया था। इसे पशु शैली कहते हैं या एनिमल स्टाइल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खंजर मिले हैं, चाकू मिले हैं और भी जो उपकरण मिले हुए हैं जो बहुत यथार्थवादी लगते हैं देखने में, उनके ऊपर पशु आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो इसलिए उसको पशु शैली या फिर एनिमल स्टाइल कहा जाता है। तो इस तरह मैंने आप लोग को बताया हुआ था कलाओं का विकास यहाँ पे। फिर इसके बाद इस में देखते हैं इस वाली वीडियो में और क्या चीज़ें उस टाइम पे बनाई गई थी। तो आप लोगों को मैंने एक लघु पात्र बताया था, मतलब मिनिएचर पोट्री वेसल्स के बारे में बताया था, जो चाउ मकबरों से प्राप्त हुई हैं। लघु पात्र जो प्राप्त हुए हैं वो देखने, लघु पात्र मतलब बहुत छोटे छोटे पात्र। तो ये जो है देखने में तो छोटे हैं, किंतु ये बहुत भारी हैं और देखने में आकर्षक लगते हैं। तो इनका जो धरातल बनाया जाता था, जो इन पर कलर किए जाते थे, वो जो है काले चमकदार धरातल पर ये ज्यामितीय अलंकरण करते थे इस पर। और ये जो है जो अलंकरण करते थे ज्यामिति काले धरातल के ऊपर, वो रेड कलर से करते थे। और ये जो है किसकी अनुकृति थी? कांस की अनुकृति ऐसी होती थी। तो इसके साथ साथ और देखते हैं इन्होंने और लघु पात्र में क्या बनाया हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या है। और पशुओं में चिता उल्लू आकृतियां हैं जो सपाट तथा योजनाबद्ध होते हुए भी गति तथा ऐंठन के द्वारा जीवंत शैली का परिचय देती हैं। तो ये जो लघु पात्र बने हुए थे उसमें पशुओं में चीता और उल्लू की आकृतियां बनाई गई हैं, जो सपाट तथा योजनाबद्ध होते हुए भी, मतलब उनमें कोई जो है टोन्स नहीं दिखते हैं ऐसे, मतलब कोई देखने में रियलिस्टिक टाइप की नहीं लगती हैं, वो सपाट हैं, एक ही कलर टोन को यूज़ करके बनाई गई हैं, योजनाबद्ध हैं वो, तो एक ही टोन का यूज़ किया गया है। और इसके साथ मतलब इन सब के होते हुए भी इनमें गति तथा ऐंठन के द्वारा जीवंत शैली का परिचय मिलता है। मतलब ये जो है इतने अच्छे से बनाई गई हैं, फाइन लाइन से बनाई गई हैं, इसमें जो है मूवमेंट भी दिखाया हुआ है और ऐंठन
भी दिखाया हुआ है, ट्विस्टिंग भी दिखाई गई है, जिससे क्या जीवंत शैली मतलब बहुत यथार्थवादी स्टाइल लगती है, ऐसा लगता है उसमें जान डाल दी गई हो। जीवंत शैली का यहाँ पे ये मतलब है, तो जीवंत शैली का परिचय देती है। अभी ये जो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, चासी प्रांत की कला के नमूने उत्कृष्ट हैं जबकि छांगपिंग के नमूने भद्दे हैं। इससे अनुमान किया जाता है कि इस समय चीन में 2 शैलियाँ विकसित हो रही थी। अब देखिए जो शांसी प्रांत के नमूने हैं वो तो बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो छांगपिंग के नमूने हैं वो भद्दे हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि इस टाइम पे 2 स्टाइल डेवलप हो रहे थे, जिनमें एक भद्दे उपकरण या पात्र मिले हुए हैं, नमूने मिले हुए हैं, और एक में जो है उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न उपकरण। इसी के निकट शाओ चाओ क्षेत्र में उपलब्ध कांस्य पात्रों के नमूने महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए जो शासी प्रांत है और जो छांगपिंग प्रांत है, तो इसी के निकट जो है एक शाओ चाओ क्षेत्र है जहाँ पे कांस्य पात्रों के नमूने मिले हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यांगत्सी नदी के दक्षिणी क्षेत्र में उपलब्ध उपकरणों की शैली अधिक परिष्कृत है और समृद्धि तथा प्रबुद्ध लोगों से संबंधित समझी जाती है। तो देखिए जो यांगत्सी नदी है उसके दक्षिण क्षेत्र में बहुत प्रकार के उपकरण मिले हुए हैं और इनकी जो शैली है वो परिष्कृत है। परिष्कृत मतलब होता है बहुत ही फिनिश्ड है और पॉलिश्ड की हुई है। तो यहाँ के जो पात्र मिले हुए हैं वो बहुत फिनिशिंग से बनाए गए हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही समृद्धि और प्रबुद्ध मतलब जिनका विकास हो चुका हो ऐसे मानव, तो प्रबुद्ध लोगों से संबंधित समझी जाती है। ऐसा लगता है कि इसको जिसने बनाया उसको बहुत नॉलेज था अलंकरण के बारे में। तो अब आगे देखते हैं। 2000 वर्ष तक पानी में डूबे रहने की अवधि में ये श्वेत मिट्टी की परत में दब गए थे। अब जो है ये 2000 वर्ष तक पानी में डूबे रहे, जो यहाँ पे पात्र प्राप्त हुए हैं वो, तो ये श्वेत मिट्टी की परत में दब गए थे जो बाद में प्राप्त हुए थे। यहाँ ताबूतों तथा मकबरों में अंत्येष्टि फर्नीचर प्राप्त हुआ है। ताबूतों के लकड़ी के पटरों पर चित्र उत्कीर्ण है तथा आसपास जेड पत्थर एवं कांच की तस्तरी बिछी हुई है। अब देखिए जो ताबूत होते हैं, ताबूत मतलब जिसमें मृतक को रखा जाता है, तो ये लकड़ी के बनते थे। तो मकबरों में अंत्येष्टि फर्नीचर प्राप्त हुआ है। तो ये जो बनते थे अंत्येष्टि फर्नीचर ताबूतों को कहा गया है, तो इन पे जो है इन पे भी अलंकरण किया हुआ है। लकड़ी के जो पटरे हैं उन पर भी उत्कीर्णन किया हुआ है और इसके आसपास जेड पत्थर भी मिले हुए हैं और कांच की तस्तरी भी बिछी हुई मिलती हैं। चीन में इस युग में कांच का सर्वप्रथम पश्चिमी देशों से आयात हुआ था। कांच से अस्त्र शस्त्र तथा पात्र लाख चित्रण, रेशम तथा बांस की पतली परचटों पर लिखे लेख तथा लाख चित्र चमड़े की एक खाल में भी प्राप्त हुई है। अब देखिए जो चीन का ये युग है, कौन सा युग है? चाओ डायनेस्टी, जो चाओ पीरियड है, इस टाइम पे कांच का भी आयात होने लगा था। दूसरे देशों से ये जो है मंगाए जाने लग गए थे। अब यहाँ पे कांच से बने हुए जो है अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, इनके औजार मिलते हैं, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं और पात्रों पर लाख चित्रण मिलता है। इसके साथ साथ जो है रेशम और बांस की पतली परचटों जो स्लिप्स होती थी उन पे लेख प्राप्त हुए हैं तथा लाख से चित्रण किया हुआ है। किस पर? एक चमड़े की जो खाल है उस पर भी लाख से चित्रण मिलता है। सेवकों तथा दासी की कास्ट निर्मित छोटे छोटे रंगीन आकृतियां भी मिली हैं, जिसे तत्कालीन रीति रिवाजों का अच्छा परिचय माना जाता है। अब देखिए सेवकों और दासों की भी छोटी छोटी आकृतियां, रंगीन आकृतियां मिली हुई हैं। वो किससे बनी हुई हैं? कास्ट से बनी हुई हैं, लकड़ी से बनी हुई हैं, जिसे जो तत्कालीन मतलब प्रेजेंट टाइम में रीति रिवाजों का अच्छा परिचय मिलता है। इससे मतलब इससे यहाँ पे रेफरेंस लेके और भी चीज़ें बनाई गई हैं, तो इसीलिए अच्छा परिचय मिलता है। आगे देखते हैं। कुछ संप्रदाय संबंधी उपकरण भी मिले हैं, जैसे भयंकर दैत्य का सिर, पीले तथा लाल तथा काले रंग के लाख से अलंकृत सर्प, चीतों पर पीठ मिलाकर बैठे पक्षियों के निर्मित ढोल रखने का स्टैंड, कांच से पात्रों पर इसी प्रकार के स्टैंड अंकित मिलते हैं। अब देखिए कुछ संप्रदाय संबंधी उपकरण भी मिले हुए हैं, मतलब जो उस टाइम पे कम्युनिटी थी तो उस टाइम के भी कुछ उपकरण उनसे संबंधित प्राप्त हुए हैं। तो इनमें कौन कौन से थे? भयंकर एक दैत्य का सिर मिला हुआ है और पीले लाल काले रंग का जो है लाख से अलंकृत की हुई सर्प आकृति मिली हुई है, सांपों की आकृति मिली हुई है और चीतों पर पीठ मिलाकर बैठे पंक्षी, मतलब नीचे जो है चीते बनाए गए हैं, उन पर पीठ से पीठ मिलाकर पंक्षी बनाए गए हैं। तो वो एक तरह से ढोल रखने का स्टैंड बनाया गया है, उस पर ढोल रखते थे, तो ऐसा स्टैंड बनाते थे वो। और कांच से पात्रों पर भी इसी प्रकार के स्टैंड बनाए हुए मिलते हैं। इस प्रकार के स्टैंड जो है वो कांच से बने हुए भी मिलते हैं, या फिर जो है कांच से पात्रों पर भी इस प्रकार के स्टैंड अंकित मिले हुए हैं।
यूनान प्रांत की कला में भी इस संस्कृति का प्रभाव मिलता है, जिसकी शैली अपरिवर्तित यथार्थ से संबंधित कही जाती है। अब देखिए जो यूनान प्रांत है, तो यूनान प्रांत का नाम आप लोग सुन ही चुके हैं। तो जो यूनान प्रांत है उसमें भी जो है इस संस्कृति का प्रभाव मिलता है। जो अभी ऊपर पढ़ाया उसका उस संस्कृति का प्रभाव कह रहे हैं, जो आप लोग को दैत्य का और लाख से बने चित्र बताए, तो यूनान प्रांत में भी इन संस्कृति का प्रभाव मिलता है, जिसकी शैली अपरिवर्तित यथार्थ से संबंधित है। मतलब जो यहाँ की शैली है बहुत ही यथार्थ है, रियलिस्टिक है, जो अपरिवर्तित नहीं है, मतलब रियलिज्म से रिलेटेड बताई गई है। जो यहाँ की स्टाइल है वो इसी के निकट उत्तरी हिंद चीन के क्षेत्र में जो ढोल मिले हैं उन पर पक्षी तथा सर्प भी अंकित है या संभवतः वर्षा के टोटके हैं। तो जो है इसी के निकट, किसी के निकट, यूनान प्रांत के निकट जो है वो उत्तरी हिंद चीन के क्षेत्र में ढोल जो मिले हुए हैं उन पर क्या मिला हुआ है, पक्षी और सर्प के चित्रण मिले हुए हैं, अंकन किया गया है उनका, जो किसका प्रतीक मानते हैं, वर्षा के टोटके का। तो वर्षा के टोटके के लिए ये सारी चीज़ें पक्षी और सर्प यहाँ पे ढोल पे बनाते थे। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, रेशमी पट्ट चित्र। दक्षिणी चीन की चांगशा क्षेत्र की कब्रों में रेशम पर चित्रण के अनेक नमूने मिले हैं, जिन पर सपाटेदार तूलिका से आकृतियां की गई हैं। अब देखिए जो दक्षिणी चीन की चांगशा क्षेत्र है उनकी जो कब्र हैं, कब्रों पर जो रेशम होता था, रेशम का जो चादर चढ़ाते थे, तो वो जो है उन पर चित्रण मिला हुआ है। वो कैसा बना हुआ है, सपाटेदार तूलिका से, मतलब चौड़े ब्रश से यहाँ पे जो है तूलिका से, तूलिका मतलब ब्रश होता है, तो तूलिका से आकृतियाँ अंकित की गई हैं। एक चित्र में ड्रैगन, फिनिक्स पक्षी तथा एक महिला चित्रित है। महिला घेरदार स्कर्ट पहने हुए हैं। तो देखिए ये जो चित्रण बताया है रेशम पर मिला हुआ है, तो इसमें एक चित्र में जो है ड्रैगन बनाया गया है और फिनिक्स पक्षी बनाया गया है तथा एक महिला का चित्रण किया गया है। और जो महिला बनाई गई है उसको कैसा दिखाया गया है, घेरदार स्कर्ट पहने दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में बांस की दो टहनियाँ भी घुमाव के लिए चित्रित हैं। यहाँ खरगोश के बालों तथा बांस की डंडी वाली एक तूलिका भी मिली हुई है। अब देखिए पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड में जो है बांस की टहनियाँ जो घूमी हुई दिखाई गई हैं, घूमी हुई चित्रित की गई हैं, घुमावदार आकृतियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो है खरगोश के बालों से और बांस की डंडी से तूलिका मतलब ब्रश बनाते थे, तो इस प्रकार के ब्रश भी मिले हुए हैं। चीन में ईसा पूर्व तृतीय शती में लिखने की तूलिका का आविष्कार हुआ। तूलिका द्वारा जिस प्रकार चित्र बनाए जाते हैं उसी प्रकार लिखा भी जाता है। तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे जो चित्रलिपि है, जो इनकी लिपि है वो चित्रण के समान है। ये स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो तूलिका से लिखते हैं, ऐसा उनकी जो है लिपि देख के ऐसा लगता है जैसे आप लोग देखते होंगे चाइनीज़ लैंग्वेज, तो वो जो है कैलीग्राफी की तरह बिल्कुल फिनिश्ड लिखते हैं वो। तो मतलब कहीं पे चौड़ी होती है, कहीं पे पतली होती है, तो ऐसा लगता है उससे ब्रश से लिखा गया हो, तूलिका से लिखा गया हो। तो यहाँ पे जो है तूलिका जो मिले हुए हैं किसके मिले हुए हैं, खरगोश के बालों के और बाँस की डंडी से मिले हुए हैं। तो तृतीय शती में बताते हैं कि जो लिखने वाली इनकी तूलिका थी उसका आविष्कार हुआ था। तो जो तूलिका थी उससे जो है चित्र बनाए जाते थे, और उसी प्रकार जैसे चित्र बनाए जाते थे तूलिका से, और उसी प्रकार उनसे लिखा भी जाता था। तो लिखने के लिए और चित्र बनाने के लिए सेम तूलिका का यूज़ होता था, सेम ब्रशेस का यूज़ होता था। तो ये उनको मनचाहा शेप भी दे सकते थे, जैसे बांस की लकड़ी से बनाते थे तो उनको ये मनचाहा शेप भी दे सकते थे। तो लिखने के लिए और चित्रण के लिए वो अपने हिसाब से तूलिकाओं का प्रयोग करते थे। तो देखिए रेशमी पट्ट चित्रण में अभी और आपका थोड़ा सा बाकी है, तो ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आगे का बताऊंगी इसमें क्या है। तो अभी इतना जो भी न समझ में आया हो तो जूम मीटिंग पर मुझसे डिस्कस करें, बाकी मैसेज कर सकते हैं आप पूछने के लिए अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो। और रेशमी पट्ट चित्र ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका जो बाकी का है मैं आप लोग को बता दूंगी। लघु पात्र इसमें मैंने आप लोग का ख़त्म कर दिया, विभिन्न प्रकार के उपकरण भी बता दिए हैं। तो थैंक यू।